आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज लैंड रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन का। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंज लैंड क्या होती है। ओपन कंट्री यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड हंटिंग इज नोन एज रेंज लैंड। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि दोज एरिया ऑफ द वर्ल्ड विच बाय फिजिकल लिमिटेशन एंड precipitation, rough topography, poor drainage, or cold temperature unsuited for the cultivation and which are sources for forage for free ranging native and domestic animals as well as source of wood products water and wildlife के वर्ल्ड का वो एरिया जो कि अपनी फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से पुअर ड्रेनेज की वजह से कोल्ड टेम्परेचर की वजह से कल्टीवेशन के लिए तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है एज वेल एज सोर्स ऑफ वुड प्रोडक्ट्स हो सकता है, वाटर और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जिसको एनिमल्स जो है ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस जो है वो हंटिंग वगैरह के लिए उस एरिया को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर ग्रासलैंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं अगर मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ग्रासलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा एब्यूज़ हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करते हैं नेचुरल पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, और डोमेस्टिकेटेड ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी ये एक डिस्ट्रक्शन का काम कर दिया है ह्यूमन ने, क्योंकि ग्रासलैंड जो है वो फूड का काम कर रही है ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कंजर्वेशन हमने किस तरह से करनी है रेंज लैंड की। नेक्स्ट है जी कंजर्वेशन, रेंज लैंड की कंजर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है पब्लिक लैंड को, और ये सारा कुछ हम करते हैं बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेजिटेशन और लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट को। हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी हिफाजत करके और हमारे जो एनिमल्स हैं लाइफ स्टॉक हैं उनकी। उसके अलावा प्लांट्स जो हैं और उसके अलावा इम्प्रूव कर सकें हैबिटेट को, और पता लगा के ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं उनको प्रिजर्व करें, कोलैबोरेट करें दूसरे सॉल्यूशंस के साथ कि हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट क्या करते हैं, हमें ये श्योर करते हैं कि इन्वायरमेंटल की जो रेगुलेशंस हैं वो की जाएं उन एरियाज़ के अंदर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, लैंड यूज़ चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा अर्बन स्प्रॉल हुआ है या फिर एग्रीकल्चर के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। हमें एक डिफरेंस बनाने की ज़रूरत है कि जो फास्ट ग्रोइंग फील्ड है उसका डिफरेंस बनाएं और कंबाइन करें अपने नॉलेज को अपनी स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफॉरेस्टेशन इकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं रिफॉरेस्टेशन इकोलॉजिस्ट? इकोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर साइंटिस्ट फोकस करते हैं ऑन रीन्यूइंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है सोशल साइंस के अंदर, जो कि हेल्प करती है साइंटिस्ट को वो अंडरस्टैंड कर सकें ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास वाइल्ड सॉइल स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर ये लोग स्टडी करते हैं कि सॉइल की कंडीशंस जो हैं वो चेंज क्यों हुई हैं इतने सालों में। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ फायर या फिर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है। और उसके अलावा ये प्रोवाइड करती है सॉइल की इंफॉर्मेशन प्लानर्स को और डिसीजन मेकर्स को कि वो लैंड यूज़ के बारे में प्लानिंग करें और रिस्टोर कर रहे हैं एफर्ट्स को, और कंजर्वेशन प्लानिंग करें अबाउट वाइल्ड सॉइल। उसके बाद आते हैं फील्ड बॉटनिस्ट। ये क्या करते हैं, ये फैक्ट को स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के प्लांट्स के ऊपर और एबिलिटी देखते हैं टू प्रोवाइड अ सेफ एंड फूड सप्लाई टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसके अलावा प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि रिस्टोरेशन की तरफ जाती हैं आफ्टर फायर। फिर उसके बाद रेंज लैंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, इस ये भी वो साइंस है जो कि बैलेंस फैक्टर्स को स्टडी करती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, कैटल की प्राइसेस और रेंज पॉलिसीज टू मैनेज लाइफ स्टॉक
एट फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉफिट। उसके बाद रेंज लैंड इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट होते हैं जो हमारे पैसों का चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि हमारी इस चीज़ पर कितना खर्चा हुआ है, इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, ये सारा कुछ। अब रेंज लैंड इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं साउंड लैंड अप्रेजल, रूरल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज और इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाटा। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि हम किस तरह से लैंड यूज़ के इफ़ेक्ट्स जो हैं इकोलॉजी को, उनको स्टडी कर सकते हैं और प्रॉफिट की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, जो कि इनेबल करेगी साइंटिस्ट को कि वो प्रोवाइड करें एक्यूरेट और वैल्यूएबल डिसीजन, और ताकि वो डाटा बना सकें डेवलपर्स को प्रोवाइड करने के लिए और लैंड डोनर्स को प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मैनेजर ये आते हैं हमारे पास। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो कि नरिश नहीं कर रहे खुद से, ठीक है, अब उनके अंदर ये चेंजेस किस तरह से आए हैं, लैंड अफेक्ट कर रही है एनिमल्स को या कोई और चीज़ है, तो उस चीज़ को रिस्टोर किस तरह के किया जा सकता है और कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं लैंड को, ताकि एनिमल्स को जो है सस्टेन किया जाए, उनके नेचुरल हैबिटेट को सस्टेन किया जाए। उसके अलावा एनिमल बायोलॉजिस्ट वो काम करते हैं, दूसरे स्पेशलिस्ट वो काम करते हैं कि वो एक बैलेंस प्रोवाइड करें, एक सस्टेनेबल लिविंग इन्वायरमेंट पैदा करने में, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ रेंज लैंड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी हैं, यूज़ किए जाते हैं, कंसिडरेशन में लाए जाते हैं और अप्लाई किए जाते हैं प्रॉपर रेंज मैनेजमेंट के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रासेस, ठीक है, इसको रेगुलेट करना चाहिए ताकि उसका एक लेवल सेट किया जा सके कि अगर किसी सिस्टम के वो अपना वो जो सिस्टम है वो अपने आप को रीबिल्ड कर सके, दोबारा से बहाल कर सके। जैसे कि अगर हमारी नेट प्रोडक्टिविटी काफ़ी होगी, रेंज के अंदर बच जाएगी, तो जो रेंज है वो बाद में स्टेबल भी हो सकेगी एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, जैसे ड्राउट वगैरह, खुश्क साली वगैरह आ जाती है। इस मकसद के लिए क्या चाहिए हमें कि जो नंबर ऑफ़ ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, स्टॉक लेवल है, वो उसको रेगुलेट किया जाए प्रॉपरली। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेजिंग, कि ग्रेजिंग का इफ़ेक्ट वो देखना है हमने रेंज मैनेजमेंट के अंदर। जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी देखनी है ग्रेजिंग की, उसको रेगुलेट करना चाहिए। इस पर्पस के लिए फोरेज पॉपुलेशन जो है उसको मैनिपुलेट करना चाहिए हायर रेट के ऊपर। उसके अलावा जो रेंज है उसको डिवाइड करना चाहिए कंपार्टमेंट्स के अंदर, और ग्रेजिंग जो है अल्टरनेटिंगली अलाउ करनी चाहिए, कि मतलब ज़मीन का एक एरिया ही उसके ऊपर ही बार बार ग्रेजिंग ना हो। अगर आपने आज एक हिस्से के ऊपर ग्रेजिंग करवाई है एनिमल्स की, तो कल दूसरे हिस्से पे करवाई जाए। इसको कहते हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ ग्रेजिंग। और ग्रेजिंग जो है पर ईयर उसको भी चेक रखना चाहिए विद नॉन ग्रेजिंग ईयर, इनका दोनों का कंपैरिजन किया जा सके। उसके अलावा जियोग्राफिकल रेसिस ये देखनी चाहिए विद पैलेटेबल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, कि उस रेंज के अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कितनी है, जैसे कि फायर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये भी यूज़ करने चाहिए टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड स्पीशीज़, ठीक है, ताकि जो पैलेटेबल स्पीशीज़ हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। उसके बाद रिसोर्सेज देखते हैं, रेंज लैंड के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। हम लोग देख रहे थे रिसोर्सेज ऑफ रेंज लैंड के रिसोर्सेज क्या क्या हैं रेंज लैंड के, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं रेंज लैंड के, ग्रास लैंड, श्रब लैंड और फॉरेस्ट एरिया। सबसे पहले ग्रास लैंड। ग्रास लैंड जो कि वो एरिया जो कि एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादातर ग्रासेस होती हैं, उस एरिया को हम कहते हैं कि वो ग्रास लैंड है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेंज लैंड का, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर ग्रेजिंग एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि ग्रासेस के ऊपर फीड करते हैं। उसके अलावा इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट सोर्स भी माना जाता है फूड फूड का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेंज लैंड हैबिटेट का। सेकंड वन आती हैं श्रब लैंड।
Shrubland, the area of rangeland which mainly consists of variety of shrubs. Shrub plants जो होते हैं वो बड़े नहीं होते, इसके अंदर ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। इनका साइज़ नॉर्मल होता है, ट्रीज से छोटा, और जो प्लांट्स हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है इनका। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है रेंज लैंड का। फॉरेस्ट एरिया, थर्ड पॉइंट जो है इसका, फॉरेस्ट एरिया, इसके अंदर मेनली ट्रीज आते हैं। ट्री क्राउन कवर मोर देन 10%, और इसमें अंदर जो एरिया होता है वो 0.5% होता है। इसके अलावा ये कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ रेंज लैंड इकोसिस्टम को। उसके बाद हमने स्टडी करना है रेंज लैंड कैपेबिलिटी को और रेंज लैंड सूटेबिलिटी को। कैपेबिलिटी की बात करें तो इसको डिफाइन किया जा सकता है वो फॉरेस्ट सर्विसेज जो कि रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडस्केप जो कि कंडक्टिव हैं लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग के लिए। मतलब एक रेंज लैंड जितनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपनी करेक्टरिस्टिक्स के साथ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग करवा सके, वो उस रेंज लैंड की कैपेबिलिटी है। उसके बाद रेंज लैंड सूटेबिलिटी, ये वो इसके अंदर आ जाते हैं वो कैपेबल नेशनल फॉरेस्ट लैंड्स जो कि एलोकेट करते हैं ग्रेजिंग को, ठीक है, और बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंटल चॉइस से और दूसरे यूजेस से। ये था हमारा रेंज लैंड रिसोर्सेज का टॉपिक और इसकी कंजर्वेशन।